दी और आगे बढ़ते हैं, अखबारों के पन्ने पलटते हैं और अखबारों में कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं उसकी जानकारी फिलहाल आपको देते हैं। जैसे कि इंदौर से खबर है, बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज जो है वो कसा। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इसका जिक्र अखबारों में किया गया है। नक्सलियों वामपंथियों से कांग्रेस पार्टी घिरी हुई है, उन्होंने आरोप लगाया। फिर मुस्लिम लीग के लोगों से कांग्रेस पार्टी घिरी हुई है, ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। तमाम आरोप उनकी तरफ से फिलहाल लगाए गए। कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से बड़ी टिप्पणी कांग्रेस पार्टी पर की गई और अब देखना यह होगा कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर सियासी वार पलटवार तेज होता हुआ नजर आता है। लेकिन चुनावी दौर है और चुनावों के समय हम लगातार देख रहे हैं कि आजकल सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा। तो देखिए किस तरीके से तंज कसा गया है। महिमा आपको जानकारी दे रही थी। तो वहीं एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि तीसरे फेज के 244 कैंडिडेट्स पर आपराधिक मामले हैं, 5 पर मर्डर के केस दर्ज हैं, 24 पर हत्या की कोशिश का गंभीर आरोप है, केसेस उसको लेकर दर्ज हैं। 7 उम्मीदवार पूर्व में दोषी भी करार दिए गए, क्योंकि आप देखिए तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उन पर किस तरीके से क्रिमिनल केस या फिर जो अलग केसेस होते हैं वो दर्ज होते हैं और इसको लेकर बाकायदा जानकारी भी इन उम्मीदवारों को अपनी देनी होती है। न्यूज़पेपर पर एडवर्टीजमेंट इसको लेकर देना होता है ताकि धोखाधड़ी लोगों से ना की जाए। लोगों को पता होना चाहिए कि वो किसको वोट कर रहे हैं, वो कौन से उम्मीदवार हैं और उनकी क्या हिस्ट्री है। वैसे चुनाव आयोग की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले ही गाइडलाइंस के तौर पर इसको जारी किया जाता है, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट में ये तमाम जानकारी सामने है जिसमें कहा गया है कि तीसरे फेज में 244 कैंडिडेट्स पर केसेस दर्ज हैं, 5 पर मर्डर के केसेस दर्ज हैं, जबकि 24 पर हत्या की कोशिश के केसेस दर्ज हैं। 2 फेजेस के इलेक्शन हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, तीसरे चरण का चुनाव होना है, वोटिंग होनी है और उससे पहले एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नामांकन वापसी के बाद मुकाबले की तस्वीर साफ है। चौथे चरण के मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। 13 मई को 90 सीटों के लिए वोटिंग होगी और उसको लेकर भी अब क्योंकि देखिए नामांकन को लेकर बात करें तो नामांकन वापसी के बाद अब मुकाबले को लेकर तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। अभी पहले तीसरे चरण का चुनाव, उसके बाद में चौथे चरण के मुकाबले को लेकर भी तस्वीर साफ हो चुकी है, यानी पिक्चर क्लियर है कि 13 मई को जब 90 सीटों के लिए मतदान होगा तो कितने प्रत्याशी आमने सामने होने वाले हैं, टोटल कितने प्रत्याशी हैं, उसको लेकर अब पिक्चर क्लियर हो गई। नामांकन वापसी के बाद मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। महाराष्ट्र से असली वर्सेस नकली गठबंधनों की जंग में दांव पर विरासत है। शिवसेना और एनसीपी में विभाजन से नाखुशी, असमंजस में, लेकिन फिलहाल मतदाता है कि असली कौन नकली कौन, तो जो सस्पेंस है मतदाताओं के लिए असमंजस की स्थिति वो लगातार बनी हुई है। आगे बढ़ते बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले से जुड़ी हुई जानकारी आपको देंगे। क्राइम ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन जांच कर सुप्रीम कोर्ट की जो है वो रोक लगी है। कोर्ट ने पूछा कि क्या 25,000 नियुक्तियों में से सही गलत को अलग किया जा सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को 2016 में की गई 25,753 नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा। अब कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है उस पर सवाल फिलहाल पूछा है। सीबीआई जांच पर रोक लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा है फिर से आपको बता देते हैं। कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि नियुक्तियों में सही जो गलत है उसका अलग से कैसे पता करेंगे आप, क्योंकि बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई। आपको हमने आंकड़ा भी बताया कि 25,753 नियुक्तियों को फिलहाल रद्द किया गया है। तो इसी को लेकर कोर्ट लगातार सीबीआई से सवाल पूछ रही है। और देखिए इस पूरे मामले में क्योंकि ये माना जा रहा था कि कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला सामने आया था ये ममता सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है और ये भी कहा जा रहा था कि अब इस पूरे मामले की जांच की आंच उन जो लीडर्स हैं यानी कि जो मंत्री जिनकी तरफ से बाकायदा आखिरी में अप्रूवल दिया गया उन पर भी पहुंचेगी कि कैसे जो नियुक्तियां हुई। आरोप ये थे कि जिन लोगों के सही नंबर थे, अच्छे नंबर थे, उनकी नियुक्तियां नहीं, उनको नौकरी नहीं मिली, बल्कि जिनके उनसे कम नंबर थे उनको नियुक्ति दी गई। कई तो एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त नियुक्तियां भी निकाली गई। तो कहा गया कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। अब इस पूरे मामले में देखिए किस तरीके से सवाल ये पूछा गया है कि एक बात आप बताइए कि क्या ये पॉसिबल है, ये पता चल सके कि कौन सी नियुक्ति सही तरीके से हुई है और कौन सी नियुक्ति सही तरीके से नहीं हुई है। आगे बढ़ेंगे। एक आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकते हैं संदेश खाली। दरअसल आपको बता दें कि किस तरीके से मामले में ममता सरकार को फटकार लगाई। संदेश खाली मामले में शेख शाहजहां है आरोपी और ऐसे में महिलाओं के खिलाफ अपराध, जमीन हड़पने का गंभीर आरोप शाहजहां शेख पर है। आप जानते हैं ये पूरा मामला किस तरीके से सामने आया, सियासत उसमें हुई और इसी को लेकर ये कहा गया कि आप एक आरोपी के लिए कैसे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। यानी कि संदेश खाली मामले में ममता सरकार को ये फटकार लगी है। शाहजहां शेख पर महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप है, उनकी जमीन हड़पने का आरोप है, उनको परेशान किया गया। 1, 2 नहीं, 3 नहीं, तमाम महिलाएं सामने आई, उनकी तरफ से बयां किया गया पूरी दास्तां को क्या उनके साथ होता था। शाहजहां शेख और उनका भी क्या कुछ करते थे। और देखिए अब जब जांच पूरी तरीके से पूरे मामले में की जा रही तो कभी शाहजहां शेख के
करीबी के घर से विदेशी पिस्टल बरामद होती है, गोला बारूद बरामद होती है। और ऐसे में तमाम जो अलग अलग रिएक्शन भी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने आ रहे हैं। शाहजहां शेख को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से ममता सरकार पर हमला कर चुके हैं। इसके अलावा क्योंकि आज ही हमने आपको बताया कि जो पीड़िता है उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई गई है, लेकिन एक आदमी के लिए आप सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकते हैं, और इसी मामले को लेकर ममता सरकार को फटकार लगाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी किताबों में हर साल बदलाव होगा, शिक्षा मंत्रालय ने कहा जरूरत के हिसाब से सिलेबस को अपडेट किया जाए। तो देखिए हर साल अपडेट होंगी एनसीईआरटी की किताबें और इसको लेकर समीक्षा के बाद बदलाव होगा, ये बड़ी जानकारी है। देखिए शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से अपनी पाठ्यपुस्तकों की सालाना समीक्षा करने और नए अकादमिक सत्र शुरू होने से पहले इन्हें अपडेट करने के लिए कहा है। अब तक जो एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें होती थी उसको अपडेट करने को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं था, लेकिन अब शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा 2017 से समय समय पर सामग्री को संशोधित और अपडेट किया जा रहा है। मंत्रालय से जुड़े तमाम जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि आज देखिए बदलती दुनिया है जिसमें पाठ्यपुस्तकों को अपडेट रहने से ही छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसी के मद्देनजर एक कदम उठाया गया है और कहा गया कि मुद्रण से पहले हर साल पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा की जानी चाहिए और अगर कोई बदलाव जरूरी हो या कुछ नए तथ्य यानी कुछ नए फैक्ट्स अगर जोड़ने की आवश्यकता है तो आप हर साल पहले रिव्यू कीजिए और अगर कुछ फैक्ट्स डेटा अपडेट हुआ है तो फिर किताबों को भी अपग्रेड कीजिए और इसी को लेकर नियम है। और अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। यूजीसी नेट एग्जाम की डेट को बदल दिया गया, 18 जून को अब ये परीक्षा होगी। यूपीएससी प्रीलिम्स से ये डेट क्लैश कर रही थी, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें अब एक ही दिन में पूरे देश में एक साथ पूरे भारत में ओएमआर बोर्ड में यूजीसी नेट आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद ट्वीट के माध्यम से दी गई है। तो आपको बता दें कि अब 16 जून का दिन इसके लिए मुकर्रर किया गया जब ये एग्जाम होगा। एम जगदीश कुमार के ट्वीट के मुताबिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और यूजीसी ने उम्मीदवारों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर यह तय किया है कि 16 जून को अब ये एग्जाम होगा। नेट की परीक्षा होने वाली है। आपको बता दें कि यूजीसी नेट परीक्षा का टकराव यूपीएससी के प्रीलिम्स के साथ होता नजर आ रहा था, इसलिए इसमें बदलाव किया गया है। और आवेदन की जो प्रक्रिया वो लगातार जारी है, 20 अप्रैल से शुरू हो गई थी, 10 मई इसकी आखिरी तारीख होगी। आगे बढ़ते हैं। सीए परीक्षा टालने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया, छात्रों के साथ होगा अन्याय, सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। परीक्षा तिथि में बदलाव से उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रभावित होंगी। सीए परीक्षा 2 मई से 17 मई तक चलने वाली है और इसी को लेकर देखिए परीक्षा टालने से सुप्रीम कोर्ट ने अब फिलहाल इनकार कर दिया, कहा कि आज छात्रों को परेशानियां आएंगी, इसके अलावा व्यवस्थाएं हैं वो ठीक नहीं होंगी तो फिर छात्रों को लगातार दिक्कतें आ सकती है। 2 मई से लेकर 17 मई तक ये परीक्षाएं और ऐसे में छात्रों के साथ ये अन्याय होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल टिप्पणी की गई है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या क्या टिप्पणी की गई है वो आपको महिमा जानकारी दे भी रही थी। तो वहीं अब बात चारधाम यात्रा की कर लेते हैं। पहली बार श्रद्धालुओं के लिए संख्या सीमित है और ऐसे में केदारनाथ में रोज 15,000 ही जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर सकेंगे। बद्रीनाथ में 16,000 लोग ही दर्शन कर पाएंगे। आप देखिए चारधाम यात्रा क्योंकि जो तमाम श्रद्धालु हैं देश भर से विदेश से लोग आते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री वो जाते हैं और ऐसे में जो अब संख्या है उसको सीमित कर दी गई है ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो और एक प्रॉपर तरीके से जो तमाम वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं वो दर्शन कर सके, उनको दिक्कतों का सामना ना हो। हमने अक्सर देखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, दर्शन ठीक ढंग से नहीं हो पाते, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भी इसके अलावा तमाम दिक्कतें होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है कि केदारनाथ में 15,000 और बद्रीनाथ में 16,000 लोग ही दर्शन कर पाएंगे। देखिए पिछले साल 55 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे दर्शन के लिए और इस बार अभी तक 19 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और इस लिहाज से तमाम तैयारियां की गई हैं और 15 और 16,000 प्रतिदिन के हिसाब से एक बैरियर लगाया गया है ताकि अव्यवस्थाएं वहां पर ना फैलें और लोग जो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं उनको सहूलियत मिले, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा तादाद में लोग पहुंचते हैं तो जो एक्सीडेंट्स होते हैं या इस तरह की अप्रिय घटना उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए लोगों को सहूलियत हो और अच्छे से दर्शन हो पाए, इसके लिए एक लिमिट तय की गई है। आगे बढ़ते हैं और बात होगी दिल्ली से प्रगति मैदान टनल से जुड़ी हुई खबर की। स्पीड लिमिट तय हुई है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यहाँ पर रफ्तार गाड़ी की रहेगी और अगर इससे ज़्यादा रहता है तो फिर चालान कटेगा। स्वचालित नंबर प्लेट पहचान वाले जो कैमरे हैं वो यहाँ पर लगेंगे, यानी कि वो कैमरे पहले से तुरंत स्कैन करेंगे और उसके बाद में चालान आपके घर पे पहुँच जाएगा। प्रगति मैदान टनल को लेकर ये एक बड़ा अपडेट है। स्पीड लिमिट वहाँ पर की गई है तय और स्पीड लिमिट लगभग 30 किलोमीटर पर घंटे की रखी गई है। इससे ज़्यादा की रफ्तार में अगर यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में वहाँ सीधे चालान आने वाला है। और देखिए बड़ी बात यह है कि हुआ क्या,
ये जो टनल है वो पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में है। 3 महीने काफ़ी दिनों तक, यानी यहाँ पर पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर, जो वहाँ पर दिक्कत आ रही थी उसको बदलने की कोशिश की गई, वहाँ पर लगातार जो चीज़ें उसको दुरुस्त करने की कोशिश की गई। एसआई की एक आपने देखा कि नहीं, बिल्कुल पूजा आप सही कर रहे हैं। दरअसल एक तस्वीर भी ऐसे हमने देखी थी सामने कि जो टनल है इससे एक एसआई जा रहे थे, वो बाइक में थे और पीछे से एक ऑटो आता है, टक्कर उनको इतनी जोर से मारते हैं, हादसा भयंकर वहाँ पर हो जाता है, वो ऑटो आगे बढ़ जाता है और जो एसआई होते हैं वो बेसुध नजर आते हैं। और खबर ये भी आई थी कि उनकी जान उसमें चली गई थी, हेलमेट उनका गिरा हुआ नजर आ रहा था, गाड़ियां रफ्तार के साथ चल रही थी, कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसके बाद आपने जैसे कि कहा कि पहले भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी थी कि यहाँ पर तमाम हादसे होते हैं या फिर कुछ ना कुछ हर दिन कुछ खबर आती थी। और जब कल वो खबर हमने पढ़ी और दर्शकों को बताई तो हर कोई हैरान था कि कैसे टनल के अंदर एक बाइक को ऑटो टक्कर मार के चला जाता है, कोई रुकने का वहाँ पर नाम भी नहीं ले रहा था। और बड़ी सदस्यपद मौत रही। जिस पूरे मामले में एसआई की जो मौत है, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी लगातार चल रही है और शायद यही एक वजह है। एक तो वहाँ पे फिसलन बहुत ज़्यादा है, मतलब सोचिए कि एक तरफ वहाँ लगातार दुरुस्त किया जा रहा था वहाँ की जो स्थिति है, और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस टनल में जो दिक्कतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चाहे वो रोड के रफ होने की बात हो या फिर एसआई की मौत के बाद में वो और कई सवाल उठने की बात हो कि रफ्तार वहाँ पर इतनी ज़्यादा है जिसके कारण से ब्रेक जब लगते हैं तो और हादसे हो जाते हैं। और एसआई की मौत एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर कैसे एसआई की मौत हुई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी लगातार जारी है कि कैसे एसआई की मौत हो गई, और अब इसीलिए वहाँ पर एक लिमिट तय की गई है कि 30 जो एवरेज है स्पीड, इससे ज़्यादा अगर 30 से ज़्यादा स्पीड पर वहाँ गाड़ियाँ चलती हैं तो फिर चालान होगा। और अब आगे बढ़ेंगे, बात बिहार की होगी। बिहार के भागलपुर में हुआ है दर्दनाक हादसा, ट्रक ने अपना संतुलन खो दिया, कई वाहनों से टकराया, स्कॉर्पियो पर जाकर पलट गया। 6 लोगों की मौत की अब तक खबर इसमें है, 3 की हालत गंभीर। और ये तस्वीरें देखिए, कितनी भयावह तस्वीरें इस हादसे की निकलकर सामने आई है, जहां पर ये ट्रक बेकाबू हो गया, अपना संतुलन इसने खो दिया। इसके बाद कई वाहनों से ये ट्रक जा टकराया, 6 लोगों की जान चली गई है। रफ्तार के कहर ने 6 लोगों की जान ले ली है और 3 की हालत गंभीर है। तत्काल प्रभाव से अस्पताल उनको पहुंचाया गया ताकि जल्द उनको इलाज मिल सके। बिहार के भागलपुर की तस्वीर है जहां पर रफ्तार के कहर ने 6 लोगों की ऑन द स्पॉट जान ले ली है और 3 की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक ये जो आप तस्वीरों में ट्रक देख रहे हैं, इसी ट्रक ने अपना संतुलन खोया, बेकाबू ये ट्रक हुआ और ये ट्रक एक के बाद एक कई वाहनों से जा भिड़ा, जिसमें 6 लोगों की फिलहाल मौत की खबर है और कई लोग इसमें घायल हैं, जिसमें 3 की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, स्थानीय लोग वहां पर मौजूद हैं। स्थानीय लोगों की मदद से जो लोग उसमें फंसे हुए थे उनको निकाला गया, काफ़ी मशक्कत के बाद निकालने की उनको कोशिश की गई। जो 3 गंभीर हैं उनको तत्काल प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया गया ताकि उनको इलाज मिल सके। दर्दनाक हादसा बिहार के भागलपुर में, जहाँ पर 6 लोगों की मौत और 3 गंभीर रूप से घायल। आगे बढ़ते हैं और देखिए अगली खबर आपको बताते हैं जिसका जिक्र अखबार में है। कातिल चूहे, कपड़े की तरह कुतर दिया इंसान। दिल्ली में दहला देने वाली घटना सामने आई। सोए हुए शख्स को चूहों ने कुतर कुतर कर मार डाला। मुंह, हाथ, आंख से खून बह रहा था। ऐसा मामला मुझे लगता है कि पहली बार फिलहाल देखने को मिला है जब कातिल चूहे ने कपड़े की तरह इंसान ने कुतर दिया। इससे पहले हम देखते थे कि कागज़ का कुछ सामान आप पर रखा हो, अखबार रखे हो या कपड़े रखे हो तो चूहा कुतर देता है। और अब की बार अब ऐसे मामले सामने आने लगे कि एक छोटा सा चूहा वो इंसान के लिए एक मौत का कारण बन गया। यानी कि एक चूहा कितना ज़्यादा खतरनाक आपके लिए हो सकता है। आपको लगता होगा कि आपके घर में अगर कोई चूहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, कपड़े आपके कुतर देगा, कितना नुकसान आपको पहुंचा देगा, क्योंकि इतना सीरियसली लोग नहीं लेते हैं इस बात को, क्योंकि आज तक हमने ऐसा देखा भी नहीं है। लेकिन सोचिए अगर ऐसा अटैक चूहे की तरफ से कर दिया जाए कि जान ही चली जाए तो फिर सतर्क रहने वाली बात है, सावधान रहने वाली बात है। आगे सबसे बड़ी बात कि आंख से खून, ये खबर मिल रही है और कई सवाल खड़े होते हैं। कितनी दर्दनाक। देखिए ट्रैफिक मार्शल है, ट्रैफिक मार्शल जिसकी संदिग्ध हालात में मौत हुई है। मृतक की शिनाख्त हुई है गोपाल गुप्ता, जिसकी उम्र 48 साल की है और पुलिस को हाथ, होठों के अलावा एक आंख पर भी चोट के निशान मिले हैं। क्राइम टीम और एफएसएल की जो टीम है वो इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और शव के परीक्षण के बाद में तस्वीर और क्लियर होगी। लेकिन संदिग्ध हालात में हुई इस मौत के बाद में चूहों को कातिल माना जा रहा है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करते हैं। अब बात देवभूमि की करेंगे। नैनीताल के जंगलों में आग का धधकना लगातार जारी है। गांव तक जंगल की आग पहुंच रही है। ऐसे में धुंध ने लोगों की और ज्यादा टेंशन बढ़ा दी है। जंगल की आग और धूप से तापमान बढ़ रहा है। देखिए 11 जिलों तक, कल भी हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड के 11 जिलों तक आग पहुंच चुकी है। ये जंगल की आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही है।
लोग परेशान हो चुके हैं। 13 जिले हैं उत्तराखंड में और अगर उसमें ऐसी खबर सामने आती है तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। इस वक्त मेरे पास क्योंकि अमर उजाला है और इसमें लिखा है कि उत्तराखंड में 47 जगह धधके हैं जंगल। आप समझिए कि तेजी के साथ ये आग फैल रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, मतलब इतना कारगर वो साबित नहीं हो रहा है। अगर कल की हम बात करें तो कल अपडेट ये आया था कि 47 जगहों तक ये जंगल की आग पहुंच चुकी थी। वनकर्मी ग्रामीणों की मदद से आग बुझा रहे हैं। खुद सीएम धामी की तरफ से लोगों से अपील की गई, सहयोग कीजिए, आग बुझाने में मदद कीजिए। जंगल में आग लगने के आरोप में 10 नामजद और 15 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सीएम धामी ने स्पष्ट किया था कि जो शरारती तत्व हैं हम उनको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में राज्य में तापमान बढ़ते ही जंगल की आग की घटनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं और बढ़ भी रही हैं क्योंकि अब आग तो फैली हुई है। और इसके अलावा रविवार को प्रदेश के जंगलों में आग की मात्र 8 घटनाएं हुई जबकि सोमवार को ये बढ़कर 47 हो गई। इसके अलावा आपको अपडेट दे दें कि अपर प्रमुख वन संरक्षक यानी कि निशांत वर्मा ने यह जानकारी दी कि जंगलों में आग लगने के मामलों में अब तक 227 लोगों पर केस दर्ज किया जा चुका है और इनकी पहचान कर इन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये अपने आप में चिंता का विषय है कि गर्मियों में अक्सर आग लग जाती है और उसके इस बाद यह आग तेजी के साथ फैलती हुई चली जाती है। आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। देवभूमि के लोग इस वक्त परेशान हैं। सांस लेने में जाहिर सी बात है आसपास लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि धुंध इससे उठ रहा है। सोचिए कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन इससे हो रहा है। तस्वीरें वहाँ की आपको दिखा रहे हैं और आग ऐसा लग रहा है कि इस आग पर काबू पाने में समय लग जाएगा। पूजा और चलिए आगे बढ़ते हैं। IIT मद्रास की रिसर्च में खुलासा, देश में तेजी से बढ़े हैं सिजेरियन। हर 5वें बच्चे का जन्म इसी निजी अस्पताल में, किसी भी अस्पताल में उठाकर देखिए, हर 2 में 1 जन्म सिजेरियन से ही हो रहा है। खतरा टालने के लिए सिजेरियन आजकल किए जा रहे हैं। देखिए ये एक फैक्ट जो कि IIT मद्रास के रिसर्च में क्लियर हुआ है और वो ये है कि आज की डेट में जितनी भी डिलीवरीज हो रही हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ की, उसमें हर 5वें बच्चे सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन से ही हो रहे हैं। निजी अस्पताल में हर 2 में से 1 जन्म जो है वो सिजेरियन से ही हो रहा है और खतरा टालने के लिए सिजेरियन आजकल बच्चे हो रहे हैं और देश में सिजेरियन का जो चलन है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पहले रेयर केसेस में हुआ करता था कि सिजेरियन बच्चे हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में जो IIT मद्रास की रिसर्च कहती है वो ये कि हर 5वां बच्चा सिजेरियन से ही हो रहा है और लगभग अगर आप 2 डिलीवरी हो रही है तो उसमें से 1 नॉर्मल तो 1 सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन हो रही है और ये जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय भी है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बताएंगे, चीन के अत्याचारों को सामने लाएंगी नामकी। मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है ड्रैगन, तिब्बतियों का जीवन कठिन। दरअसल ये जो नामकी हैं वो भारत पहुंची हैं, 24 साल की ये हैं और वो याद करती हैं कि कैसे 15 साल की उम्र में चीनी अधिकारियों ने उसे 1 साल के लिए कैद कर दिया था और यही वजह है कि अब वो चीन के जितनी भी अत्याचार है उसको सामने लाने की वो कोशिश करेंगी। उसने और उसकी बहनों ने बौद्ध धर्म का पालन करने की अनुमति ना देने का विरोध किया था और उनको सामना करना पड़ा था चीन के अत्याचारों का। नामकी ने कहा है कि वो चीन में तिब्बती समुदाय के लोगों पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में दुनिया को बताएंगी। तिब्बत के लोगों का चीन में जीना मुश्किल है, भय और अत्याचार का वहां पर माहौल है और ऐसे में लोग अपना जीवन जी रहे हैं। नामकी ने धर्मशाला में बताया कि पिछले साल वो भारत पहुंची थी और धर्मशाला में वो शैक्षिक संस्थान में पढ़ाई कर रही हैं। अक्टूबर 2015 में वो और उसकी बहन उन्होंने चीनी अधिकारियों को बंदी बना लिया था और 3 साल के लिए उन्हें कारावास में डाल दिया था। चीन में मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी इस बात की जानकारी दी, कहा कि जेल में वर्दीधारी लोग मारते थे, बचा हुआ खाना हमें दिया जाता था, पतले कंबल के साथ ठंड में सोने को कहा जाता था, वहां पर कोई नहीं था जो बचाने के लिए आ सकता था। नामकी को उसकी बहन के साथ हिरासत में लिया गया था। अब उनका कहना है कि जो भी अत्याचार चीन में होते हैं हम अब वो दुनिया के सामने लाएंगे। और इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कर्नाटक से मिल रही है। हुबली में जेडीएस कोर कमेटी की आज बैठक होने वाली। प्रज्वल रेवन्ना पर जेडीएस कोर कमेटी की मीटिंग आज और बैठक में रेवन्ना के निलंबन पर फिलहाल फैसला होते हुए नजर आएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बैठक में रेवन्ना के निलंबन पर फैसला होगा। प्रज्वल रेवन्ना पर जेडीएस कोर कमेटी की आज महत्वपूर्ण मीटिंग। कर्नाटक से बड़ी खबर, हुबली में दरअसल मीटिंग होने वाली कोर कमेटी की, जिसमें कि बड़ा फैसला लिया जाएगा कि अब क्या एक्शन लेना है और इस बैठक में रेवन्ना के निलंबन पर होगा फैसला।